हेलो दोस्तों, ट्यूटोरा में आपका स्वागत है। आज हम 2022 के हमारे एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स सीरीज के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो हैं दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। दूसरा टॉपिक होगा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल प्लान। तीसरा टॉपिक होगा सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अगला टॉपिक होगा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप। और लास्ट टॉपिक होगा दुनिया का लार्जेस्ट वर्टिकल फार्म। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विश्व का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। यूनाइटेड किंगडम ने 2040 तक अपने शहर नोटिंगमशायर में दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने का निश्चय किया है। इस रिएक्टर का निर्माण यूके द्वारा STEP यानी कि स्फेरिकल टोकामाक फॉर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए यूके की सरकार ने 252 मिलियन पाउंड देने का वादा किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया है जो सूरज और अन्य तारों के अंदर हीट और लाइट जनरेट करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन से बिल्कुल अलग है, जो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक स्टेबल, सस्टेनेबल, सेफ और लो कार्बन वाली एनर्जी को जनरेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कोयले, तेल या गैस से बनाई गई एनर्जी की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक कार्बन न्यूट्रल एनर्जी जनरेट करने के लिए सक्षम है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट फ्रांस में भी चल रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER प्रोजेक्ट। लेकिन उसका उद्देश्य इस कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की तरह घरों में एनर्जी सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को चलाने में जितनी एनर्जी लगेगी, क्या वो उससे ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल प्लान। संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट डिजास्टर्स के खिलाफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल प्लान की घोषणा की है, जो कि विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल देशों के लिए लाभदायक है। UN ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO को इस योजना को लीड करने और इसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और WMO ने भी इसी क्रम में अभी हाल ही में इसके लिए $3.1 बिलियन का एक्शन प्लान लॉन्च किया है, ताकि 2027 तक सभी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को अचीव किया जा सके। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 के सेलिब्रेशन की थीम भी इस बार अर्ली वार्निंग्स एंड अर्ली एक्शन थी। UN के अकॉर्डिंग दुनिया भर की 50% जनसंख्या के पास एक से अधिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, और कुछ के पास तो किसी भी प्रकार के क्लाइमेट रेजिलियंस मेजर्स या फिर कोई लोकल लेवल का डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान भी नहीं है। अब थोड़ा WMO के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। WMO 193 मेंबर कंट्रीज और टेरिटरीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ओरिजिन इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1873 में वियना में आयोजित की गई इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल कांग्रेस में की गई थी, उससे इसका ओरिजिन है। WMO को 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशंस को रेटिफाई करके स्थापित किया गया था। ये WMO 1951 में मौसम विज्ञान, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जियोलॉजिकल साइंसेज के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा में स्थित है, जिसको हेड एक महासचिव करता है। इसकी सुप्रीम बॉडी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल कांग्रेस है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। UN के इस नई क्लाइमेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी ने अभी जुलाई 2022 से 3 साल के लिए अपना कार्य करना शुरू कर दिया है।
इस फैसिलिटी को पिछले वर्ष ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 में WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया था। इस फैसिलिटी का उद्देश्य मौसम और जलवायु की ऑब्जर्वेशन प्रणाली को मजबूत करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम में सुधार लाना, लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने और लंबे समय तक जलवायु आपदा प्रतिरोधन के लिए क्लाइमेट अडेप्टेशन को बनाए रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप। पिछले साल ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 में 100 से ज़्यादा लीडर्स ने 2030 तक डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए जो प्लेज ली थी, जिसके लिए उन्होंने $19 बिलियन देने का भी वादा किया था, तो उस प्लेज को बनाए रखने के लिए ही यूके द्वारा इस साल इस फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप 26 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना एक वॉलंटरी ग्रुप है जो कि दुनिया भर के 35% से अधिक फॉरेस्ट कवर को होल्ड करता है। लेकिन भारत इस समूह का एक हिस्सा नहीं है। इससे पहले भी 2030 तक डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो कि 2014 में और यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। तो इस तरह हमारा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप वाला टॉपिक खत्म होता है। अब अगला टॉपिक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल फार्म। यूके ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने फूड इंपोर्ट को खत्म करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म बनाएगा। अभी फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म दुबई में स्थित है। वर्टिकल फार्मिंग करने के बहुत से फायदे हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। इन वर्टिकल फार्म्स में रिलेटिवली कम फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स प्लांट द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किए जाते, उन्हें इस वर्टिकल फार्म के वाटर सिस्टम की मदद से रीयूज कर लिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर रन ऑफ की समस्या नहीं होती, जैसा आमतौर पर खेतों में होता है, जिसमें पानी के साथ फर्टिलाइजर बह के आसपास के जल स्रोतों में चले जाते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। इस वर्टिकल फार्म के सेटअप को 100% ग्रीन एनर्जी से भी चलाया जा सकता है और ये रिलेटिवली 95% कम पानी का भी उपयोग करता है और ये ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है फूड को उगाने का। ये वर्टिकल फार्मिंग प्रोसेस सीजनल वेदर चेंजेस से भी अफेक्ट नहीं होती है और इसको ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस मेथड से हम साल के 365 दिन फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ वर्टिकल फार्म दिखता है, जिसमें वर्टिकल लेयर्स बनाई जाती हैं और वहाँ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फूड को ग्रो किया जाता है। इस तरह एक छोटी सी जगह में ही काफ़ी क्वांटिटी में फूड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस तरह हमारे आज के करंट अफेयर्स के 5 टॉपिक खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिक्लेयर किए गए पंचामृत मिशन के तहत एक क्लाइमेट टारगेट नहीं है। ऑप्शन ए है कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट तक इंक्रीज करना, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना, 2030 तक इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना और 2060 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका सही जवाब पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका इस लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और भी लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में कुछ और करंट अफेयर्स के साथ।